हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं आहार नियोजन, ये चैप्टर 5th है, क्लास +2 NIOS बोर्ड। ठीक है, ये होम साइंस का चैप्टर है 5th, आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग। देखिए दोस्तों, कहते हैं अगर आपने भोजन अगर बनाया है या भोजन आप अपने परिवार को खिलाते हो तो इसके लिए एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ हर एक फूड में नहीं प्रेजेंट होता है। अगर आप इसको आहार नियोजन के अनुसार बनाओगे, एक योजना से बनाओगे, तो आपको हर तरह के जो है पोषण तत्व आपके शरीर में मिलेगा और आपके शरीर को जो है तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा बनाएगा। तो ये सब बातें जो होती है आहार नियोजन में आता है। कहते हैं आहार तो हर कोई बनाता है, लेकिन सही न्यूट्रिशन अपने जो है परिवारों तक पहुंचाने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। तो इसमें हम जानेंगे कि आहार नियोजन किस प्रकार करना चाहिए, कैसे कौन से तत्व जो है हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है और उसका क्या हमारे जीवन में महत्व है। लेकिन ये सब बात करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 1st सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। कहते हैं कि भोजन जो नियोजन बनाया जाता है, भोजन बनाने के क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, इसमें हम सारी बातों को हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जैसे कि भोजन नियोजन यानी जो हमारा आहार नियोजन पे हम आए हैं तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इसको नियोजन बना सकें। लेकिन अभी तक हमने बहुत से जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर में जो हमने पढ़ा है भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उनके पोषक तत्व में कौन कौन से क्या क्या कार्य होते हैं और शरीर को उनकी क्या आवश्यकता, क्यों आवश्यकता होती है तथा कौन कौन से कारक उन्हें प्रभावित करते हैं, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन अब तक हम प्राप्त कर चुके हैं। कहते हैं कि भोजन के समूह को उनके पोषण तत्व के आधार पर वर्गीकरण करना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसको पढ़ने से आपको प्रतिदिन सही खाद्य समूह चुनकर संतुलित भोजन लेने में मदद मिलेगी और यह ज्ञान आवश्यक भी है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हो जा सकेगा कि आप सही भोजन सही मात्रा में खा रहे हैं। और ये पाठ जो है हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज जो है पाठ में आज क्या क्या है। पहली बात तो दोस्तों यही आता है खाद्य समूह। आखिर खाद्य समूह क्या है? देखिए, उचित आहार के चयन के लिए भोजन में सम्मिलित तत्व और उनके उचित मात्रा के अनुपात का ज्ञान होना आवश्यक होता है, परंतु यह कठिन कार्य है। अंततः यह आवश्यक हो जाता है कि पोषक तत्व की आवश्यकताओं को हम भोजन के प्रकार और मात्रा में बदल लें। ऐसे करने से हमें प्रतिदिन के भोजन को पोषक तत्व के अनुरूप नियोजन करने में सहायता भी मिलेगी। यह हम सभी क्या कर सकते हैं जब हम सभी खाद्य सामग्रियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर लें, इसी वजह के खाद्य समूह बनाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बात तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कहा गया कि जब तक आपको जो खाद्य पदार्थ आप लेते हो, जैसे
कहते हैं बैगन हो गया, चावल दाल जो भी हो गया, अगर उसके पोषण तत्व के सही से आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे बता सकते हो कि कौन से तत्व जो है हम अधिक मात्रा में खा रहे हैं और कौन सा तत्व जो है हम पिछड़ रहे हैं खाने में। तो ये सब बातों को जो है वर्गीकरण के समूह के द्वारा ही आप पहचान सकते हो। देखिए ये है बहुत कठिन कार्य, कहते हैं बड़े बड़े पीएचडी वाले बंदे भी इसको करने में सक्षम नहीं रहे हैं, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको इस चैप्टर में समझाने की कि कौन से एलिमेंट हमें कितने टाइम में लेना चाहिए क्या है। देखिए ये करने के बाद आप जो है बहुत हद तक बीमारी से छुटकारा भी पा जाइएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं कि क्या है। कहते हैं कि साधारणतः एक प्रकार खाद्य समूह में सभी खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं जिनमें एक ही विशिष्ट होती है। देखिए अगर एक ही तरह खाद्य पदार्थ खाइएगा तो आपको जो है कोई इंपॉर्टेंट पोषण तत्व से जो है अनभिज्ञ रह जाइएगा। ठीक है, अब दो तरीके देखे जिनके आधार पर हम खाद्यों का वर्गीकरण करेंगे। एक है शरीर कार्य के आधार पर, एक है पोषक तत्व के आधार पर। शरीर कार्य के आधार पर जो है हम अलग करेंगे और पोषक तत्व के आधार पर जो है इसको अलग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है शारीरिक कार्य के आधार पर वर्गीकरण। देखिए इससे पूर्व की पाठ में आप पढ़ा था कि भोजन 3 प्रकार के शारीरिक कार्यों संपन्न करता है। क्या आपके कार्य याद करते हैं? जी हाँ, आपको पता ही होगा, ऊर्जा प्रदान करना, मरम्मत और वृद्धि, रोग से सुरक्षा व नियंत्रण, यही हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा है। अब कहते हैं भोजन को उनके सही करों के अनुरूप भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ये खाद्य समूहों का वर्गीकरण का एक तरीका भी माना जा सकता है। कहते हैं कि भोजन पोषण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। अब हम किसके आधार पर करेंगे? तत्व के, पोषण तत्व के आधार पर वर्गीकरण करने की हम कोशिश करेंगे। इसका मतलब यही होता है कि भोजन को पोषक तत्व के आधार पर वर्गीकरण कर अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से हम भोजन में 5 खाद्य समूह के प्रधान देते हैं जिनको हम ICMR द्वारा निर्धारित किया गया है। देखिए ये जो ICMR है वो जो है हमारे भोजन को निर्धारित करती है कि हमें किस चीज़ को अधिक मात्रा में लेना चाहिए और किस चीज़ को कम मात्रा में। तो इसमें जो है हमें कुछ खाद्य पदार्थ दिया गया है और उनके मुख्य पोषक तत्व। अगर ये बात आपको अगर याद रहती है तो आप भोजन बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं 5 खाद्य समूह में बांटा गया है। सबसे पहले है अनाज व उनके उत्पाद। जैसे देखिए चावल, गेहूँ, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, पोहा, गेहूँ, आटा आदि। इन सब में जो पोषण तत्व होते हैं वो होते हैं ऊर्जा के लिए मिलती है हमें, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन होती है और B1 B2 भी होती है। फॉलिक एसिड इसमें बहुत मात्रा में उपलब्ध होती है, प्लस लोह तत्व और रेशे भी होते हैं। आपको पता है लोह तत्व जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है, यानी आपको खून की मात्रा बढ़ाने में लोह तत्व बहुत ज़रूरी होता है। और रेशे के बारे में तो आपको नॉलेज हो ही चुका होगा। रेशा जो होता है जिनको खाना अनपच रहता है या जो कि कहते हैं बार बार लैट्रिन जा रहे होते हैं, उनके लिए बहुत रेशे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये कब्ज़ की शिकायत वाले बंदों को रेशे खाने की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले ही प्रीव्यू चैप्टर में सारा डिस्कस कर चुका हूँ। उसके पश्चात आता है दालें और फलियाँ। देखिए दूसरा पॉइंट यही आता है दालें और फलियाँ। इसमें चना दाल, काले चने, हरी मूंग, अरहर, मसूर, लोबिया, मटर, राजमा, सोयाबीन, फलियां आदि सब कुछ सम्मिलित होता है। मैक्सिमम इनमें भी वही चीज़ पाया जाता है जो हमने पहले पढ़ा है। ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन B1 B2, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लोह तत्व और रेशे। इसमें देखिए कैल्शियम सम्मिलित हो गया है, यानी ये सब खाने से आपको कैल्शियम की मात्रा भी आपके शरीर में पुण्य हो जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दूध और मांसाहार। देखिए दूध, दही, मलाई रहित दूध, पनीर आदि। इसमें है मांस में आता है मुर्गी, यकृत, मछली, अंडे, मांस। यकृत का मतलब होता है दोस्तों लीवर। ठीक है, जो मुर्गी का लीवर होता है उसको कहा गया है यहाँ पर। इनमें जो वही बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, वसा, विटामिन B2, विटामिन A, कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि दूध में तो आपको पता है कि कैल्शियम तो होती ही होती है, इसलिए बच्चों को हम दूध अधिक पिलाने की कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद है प्रोटीन, वसा, विटामिन B2, विटामिन A, विटामिन B12। देखिए ये सारे विटामिन जो होती हैं हमारे शरीर की मरम्मत और आवश्यक कार्य और वृद्धि करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। उसके पश्चात है फल और सब्जियां। कहते हैं फल और सब्जियों से तो कोई तो इन्फेक्ट नहीं रह सकता है। फल में आ जाता है आम, अमरूद, टमाटर, पपीता, संतरा, मौसमी, तरबूजे आदि। ठीक है, ये इसमें जो होती है कैरोहाइड्स, रेशे, विटामिन C, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। दूसरी तरफ जो है आपकी सब्जियां हैं, जैसे चौलाई, पालक, सहजन के पत्ते, हरा धनिया, सरसों का
साग, मेथी का साग, ये सारे इसमें आपको पता है कि अधिक मात्रा में आपको वसा, कैरोटीनॉइड्स और विटामिन B2, फॉलिक एसिड बहुत ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो होती है हरी होती है और हरी चीज़ों में इन चीज़ों को जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। उसके बाद है अन्य सब्जियां जैसे गाजर, बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च, सेम, प्याज, फूल गोभी, सहजन की फली, ये सारे हो सकते हैं जिसमें आपको कैल्शियम, लोह तत्व, रेशे, कैरोटीनॉइड्स, फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में आपको उपलब्ध हो जाता है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। उसके पश्चात जो है अंतिम हमारा है पांचवा, जिसे वासा और शकड़ा कहते हैं। वासा से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हम चिपचिपाहट वाले तेल उल की बात करने जा रहे हैं। वासा जो होती है जैसे मक्खन, घी, तेल, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल आदि का तेल। शकड़ा में चीनी घुरा जाता है। देखिए इन सब का काम है ऊर्जा देना, आपके बॉडी में जो है ऊर्जा का संचार करता है और वासा की मात्रा को जो है आपको बढ़ाता है। और वासा जो है कई हद तक हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, लेकिन यही वासा अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो हमारे शरीर के लिए जो है बीमारी का कारण भी बन जाता है। कहते हैं इतना होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए सफिशिएंट हो। ये बासा ही जो होता है आपके जो बेली होती है वहाँ पर इकट्ठा हो रखा होता है, ठीक है। जैसे स्टमक के पास देखिएगा तो लोगों को वहाँ पर फैट जम जाती है, तो वो बासा के ही कारण होता है, ठीक है। शकरा, चीनी, गुड़ से हमें सिर्फ ऊर्जा मिलती है, कई हद तक जो है आपको इससे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है बहुत ही आसानी से। इस प्रणाली में एक सामान्य भोज्य पदार्थ को एक साथ रखा गया है। उदाहरण के लिए सभी अनाज एक से ही पोषक तत्व रखते हैं और सभी दालें भी एक जैसे पोषक तत्व रखते हैं। इसी प्रकार दूध, अंडे और मांस एक से ही होते हैं और घी, मक्खन, तेल में एक सा ही पोषक तत्व होता है। अंततः यदि हम एक समूह में किसी खाद्य सामग्री के स्थान पर दूसरे में बदल देते हैं तो भी हम वही पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, बाजरा, किसी का भी आटा प्रयोग में लाएं, हमें लगभग एक से ही पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हो जाता है और जिन व्यक्तियों को ये बात पता होता है वही जो है ऐसे कर सकते हैं और ऐसे समझ भी सकते हैं। एक खाद्य पदार्थ का स्थान पर यदि हम दूसरे ऐसा खाद्य पदार्थ में जिसमें पोषक तत्व भी सामान्य हो तो वह खाद्य विनिमय कहलाता है। कभी एग्जाम में आता है खाद्य विनिमय क्या होता है, तो याद रखना एक खाद्य पदार्थ की जगह हम दूसरे खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करते हैं क्योंकि उसके पोषक तत्व सामान्य होते हैं, तो उसे खाद्य विनिमय कहते हैं। खाद्य विनिमय आहार योजना के आसान बनाता है, तो ये जो है खाद्य श्रृंखला को बहुत ही आसान बनाता है। इससे हमें जो है पोषक तत्व सभी उचित मात्रा में भी प्राप्त हो जाता है। तो याद रखना कि खाद्य विनिमय किसे कहते हैं, एक खाद्य पदार्थ का स्थान पर यदि हम दूसरे खाद्य पदार्थों में जिसमें पोषक तत्व सामान्य होते हैं उसे हम खाद्य विनिमय कहते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष संतुलित आहार। देखो दोस्तों, संतुलित आहार कई मायने में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ये तो आपको भी पता ही है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल सभी उचित मात्रा में विद्यमान हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स सारे जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। कहते हैं पोषक तत्व उनके स्रोत और महत्व के साथ ही उनकी आवश्यक मात्रा के विषय में भी पढ़ चुके हैं। कुछ समय पहले हमने एक प्रश्न उठाया था कि हम क्यों खाना खाना चाहिए हमें जिससे हमारी पोषण की आवश्यकता पूरी हो। क्या आप सोचते हैं कि आप इसका उत्तर दे सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि आपको ऐसा आहार लेना चाहिए जो आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व दे सकें। ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार हमारे शरीर के आवश्यक तत्व प्रदान करने में, हमें स्वस्थ रखने में भी सहायक सिद्ध होती है। संतुलित आहार लेने से शरीर में कुछ आवश्यक पोषक तत्व का भंडारण भी सम्मिलित होता है। इसमें आप देख सकते हो खाद्य पिरामिड है, कभी कभी एग्जाम में भी खाद्य पिरामिड आ जाती है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए खाद्य पिरामिड होती क्या है और इस कैसे बनाई जाती है। इसमें यही होता है कि आहार को जो है उनके स्तर पे उनको रखा जाता है जो उनकी पोषण तत्वों को जो है निर्धारित करती है, उसे खाद्य पिरामिड कहा जाता है। दोस्तों ये तो खाद्य पिरामिड है, लेकिन यहाँ पर हम जो है संतुलित आहार के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कुछ बच्चे मुझे बता सकते हैं कि क्या संतुलित आहार क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर आपको इस बात की नॉलेज है कि संतुलित आहार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते हैं कौन बच्चा जो है बहुत तेज है और कौन मुझे बताता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो हम लेते हैं और उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। कहते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है, किसी दूसरी चीज़ को खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती उसके बिना। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको हम लेने से हमारा सारा पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में विद्यमान होती है, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। ऐसा कौन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सभी उचित मात्रा में जो है उपलब्ध होती है। अगर आप समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो मुझे कमेंट जरूर करना कि ऐसे कौन सा पदार्थ है जिसमें जो है संतुलित आहार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है। फिर से मैं बता रहा हूँ, संतुलित आहार के जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा फूड है, कौन सा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे समझदार है वो कमेंट जरूर करेंगे, जो समझदार नहीं है वो इग्नोर कर जाएंगे। तो सोचिएगा नहीं, जरूर कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन करता है। आगे जो है संतुलित आहार वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ उचित मात्रा में रहते हैं, जिसमें शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सके और साथ ही कुछ पोषक तत्व के शरीर में भंडारण भी हो सके, जिससे कभी कभी अल्प आहार के समय उनका उपयोग भी शरीर में हो सके। यानी संतुलित आहार का मतलब ही यही होता है कि आपके बॉडी के पूरी तरह से जो है नरिशमेंट मिल सके, ऐसे हमें पदार्थ को लेना चाहिए। संतुलित आहार की विशेषताएं क्या हो, देखिए संतुलित आहार में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के ही खाद्य पदार्थों का समावेश रहता है और निम्नलिखित जरूरत संतुलित आहार द्वारा ही पूर्ण भी किया जाता है। जैसे कि व्यक्तियों की व्यक्तिगत पोषण आवश्यक की पूर्ति करता है। सभी आहार समूहों में खाद्य पदार्थ का समावेश होती है। भोजन के विभिन्न प्रकारों के समावेश होती है। मौसमी भोज्य पदार्थ का जो है होता है समावेश इसमें उपस्थित होती है। उसके बाद मित्र व्यक्तियाँ या व्यक्तिगत रुचि और स्वाद को भी अनुकूल होती है। देखिए दोस्तों, बात इतनी सी रह जाती है, कोई बच्चे अगर संपूर्ण आहार नहीं ले रहे हैं तो हम कुछ मात्रा में उन चीज़ों को दे देते हैं जो संतुलित आहार के श्रेणी में आती है, और इससे क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसको सारी तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा जो है बात रहती है, आप देखे ही होंगे, ठीक है, कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट उनको मिलता है, उनको एक ही तरह के पदार्थ दी जाती है, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छे भी, शारीरिक तंदुरुस्त भी रहते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आहार योजना क्या है। देखिए, आहार योजना का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों से संतुलित आहार नियोजित करना, जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को उपयुक्त पोषण मिल सके। उपलब्ध साधनों में से तात्पर्य है कि परिवार के पास उपलब्ध समय, ऊर्जा और धन भी हो। तो यानी आहार योजना का अर्थ यही होता है कि आपके घर में जो भी कोई व्यक्ति है या आप स्वयं हो, आपको ऐसे हर चीज़ लेने, सही मात्रा में लेने की आवश्यकता है, उसे ही हम आहार योजना कहते हैं। और ये तब संभव होता है जब आहार योजना आप बनाते हो, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर चावल खाने वाले हो चाहे रोटी खाने वाले हो, सब दिन अगर चावल ही आप खा रहे हो, रोटी ही खा रहे हो, तो आपको एक जैसा ही तत्व मिल रहा है, तो ये आप कहीं ना कोई बीमारी का शिकार जरूर हो जाओगे। देखते हो कुछ व्यक्ति जो होते हैं खट्टे चीज़ खाना ही नहीं पसंद करते हैं, और खट्टे चीज़ ना खाने की वजह से उनका दांत भी खराब हो जाता है, उनके बाल भी झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि बाल झड़ने के आपको पता है विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में ही होता है, और वो चीज़ जो बंदे खट्टे से दूर रहते हैं उनको ये पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से उनके जो है बाल झड़ने लग जाते हैं, दांत उनके जो है बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सब कारण बन जाता है। कुछ बंदे जो होते हैं कैल्शियम नहीं लेते, कोई बंदे जो होते हैं दूध नहीं पीते हैं। अब दूध में आपको पता है कि हर तरह के पोषण तत्व जो होता है उपलब्ध रहती है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि जब आपको इस चीज़ को नॉलेज है फिर भी आप लोग क्या करते हो, ये बातों को इग्नोर करते हो, तो वही चीज़ जो होती है आपके शरीर को जो है बेकार कर देती है, और आपको अच्छे पैसे जो होते हैं डॉक्टरों के पास जो है भरना पड़ जाता है, और हॉस्पिटलों का जो बिल होता है वो भरना पड़ जाता है। अब है अगला, आहार योजना की महत्ता क्या होती है। देखिए, आहार योजना परिवार सदस्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें प्रतिदिन भोजन निर्धारण में सहायता मिलती है, और इसे हम दैनिक आहार निर्देशक भी कह सकते हैं। कहते हैं आहार योजना में हमें निम्नलिखित बातों को सहायता मिलती है। देखिए, कौन आहार योजना बनाने से हमें क्या क्या हेल्प मिल सकती है। सबसे पहले हेल्प तो यही मिलती है कि परिवार के सदस्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हमें सबसे पहला आइडिया मिलता है। दूसरा मिलता है भोजन में मित्र व्यापकता का ध्यान रखने में। कोई मित्र व्यापकता है तो उसको भी वो पूरा कर देता है। विभिन्न सदस्यों की भोजन सामग्री प्राथमिकताओं का ध्यान रखने में, ऊर्जा, समय तथा ईंधन की बचत करने में भी। अगर मान लीजिए इसी तरह के रहेगा तो आपको ऊर्जा भी बचत होगी, समय भी बचत होगा और ईंधन भी बचत होगी। उसके पश्चात है बचे हुए भोजन का पुण्य उपयोग करने में। ठीक है, आगे का पार्ट जो उपयुक्त बिंदुओं को समझने में हमें मदद मिलेगा। आगे जो हमारा है आहार योजना को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो आहार योजना को काफ़ी प्रभावित करते हैं। कहते हैं आहार योजना बनाते समय आप कौन कौन से दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हैं आहार नियोजन के प्रभावित
बनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं। इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से कारक हैं जो आहार योजना को जो है प्रभावित करती है। सबसे पहले तो बात यही आती है पोषक संबंधी उपयुक्तता। देखिए यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसका ध्यान आहार योजना के अनुसार समय रखना होता है। इसका अर्थ है परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि एक बढ़ते बच्चे को ज़्यादा प्रोटीन, एक गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अधिक प्रोटीन व कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी होती है उनके लिए। आहार योजना बनाते समय आप विभिन्न आहार समूहों में से भोजन का चयन करके उनको आहार में सम्मिलित करते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, शरीर निर्मित करने वाले भोजन तथा सुरक्षा प्रदान करने वाले, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले भोजन। तो सारे के सारे जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात है आयु। लोग आमतौर पर भोजन आयु के अनुसार करते हैं। अपने अपने परिवार में देखा ही होगा कि आयु के अनुसार सदस्य जो भोजन निम्न मात्रा में होती है। नवजात शिशु केवल दूध ही पीता है। अब देखिए क्या बात इंपॉर्टेंट आ गया, नवजात बच्चे जो होते हैं सिर्फ दूध ही पीते हैं। छोटे बच्चे का भोजन कम मात्रा में होता है। किशोरों को उससे ज़्यादा तथा विविध प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आपने दादाजी को कम मात्रा में था नर्व एवं सुपाच्य भोजन करते देखा ही होगा। तो ये सब बातें विशिष्ट रह जाती है। उसके बाद है लिंग। कहते हैं लिंग एक अन्य कारक है जो भोजन को निर्धारित करती है। ये सारे जो है हम कारक पढ़ रहे हैं, फैक्टर जो प्रभावित करती है, ठीक है। युवा तथा वयस्कों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक आहार की आवश्यकता होती है। उसके बाद है हमारा शारीरिक गतिविधियाँ। शारीरिक गतिविधियाँ भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रकार उसके भोजन की मात्रा व प्रकार को प्रभावित करता है। क्या आपको याद है कि विभिन्न विभिन्न गतिविधियों में लगे व्यक्तियों को आहार की भिन्न भिन्न जो है मात्राओं की आवश्यकता होती है। एक मजदूर न केवल अधिक मात्रा में खाता है बल्कि उसे अधिक मात्रा में ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसे कड़ी मेहनत करनी होती है। कड़ी मेहनत करते समय उसके शरीर को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों को आहार योजना बनाते समय अधिक ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ को भी सम्मिलित करते हैं। तो ये तो मैंने कहा ना कि आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे ही कार्य करने वाले व्यक्ति को भोजन आहार बनाते हो या आहार नियोजन बनाते हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और व्यक्ति स्वस्थ भी रह सकता है। उसके पश्चात है फिफ्थ मित व्ययता। आहार योजना में एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो परिवार द्वारा भोजन पर किए जाने वाला व्यय, जैसे दूध, पनीर, मांस, फल, नारियल आदि जैसे भोजन हमारे आहार को संतुलित बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये महंगे होते हैं। वैकल्पिक स्रोत जैसे कि डेंगे मिल्क, मौसमी फल, सब्जियां सस्ती होती है, आहार को सामान्य रूप से संतुलित करती है। इसलिए आप अपने बजट के अनुसार संतुलित आहार की योजना बना सकते हैं। अगर आपको दूध, पनीर, मांस, फल में इतना महंगा सामान लेने की जो आवश्यकता ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी मौसमी चीज़ें होती है उस पर आप डट के खा सकते हो और उसका जो है अपने भोजन सामग्री में सम्मिलित भी कर सकती हो। क्योंकि जो चीज़ महंगे हैं उसके पीछे ना पड़ के जो चीज़ सस्ते हैं उसको हम अपने आहार श्रृंखला में सम्मिलित कर सकते हैं। वो तब करोगे जब आहार की सही जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइड्स होगा। यहाँ पर कुछ सुझाव भी दिया है कि मित व्यवस्था के क्या सुझाव होते हैं। तो पहले तो यही बात बताया कि भोजन एक बार में अधिक मात्रा में खरीदें अगर आपके पास इन्हें रखने की उपयुक्त जगह हो तो। कहते हैं एक साथ खरीदने से आपको सस्ता भी पड़ता है और वो आपके फ़ायदेमंद भी रहते हैं। खरीदारी उचित मूल्य की दुकानें जैसे राशन की दुकान, सुपर बाज़ार, ठीक है, कोऑपरेटिव स्टोर आदि से करें, ठीक है। इसमें जो है कुछ हद तक आपको रियायत भी मिल जाती है। खरीदारी करते समय विभिन्न विकल्पों को मूल्य और गुणवत्ता की तुलना जरूर कर लें कि कौन चीज़ जो है हमारे परिवार के लिए पोषणदायक और किस चीज़ से जो है परिवार को नुकसान हो सकती है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखती है। बची हुई सामग्री का उचित प्रयोग करें। जो सामग्री बच जाता है, आपने देखा ही होगा आजकल तो लोग समझते ही नहीं हैं। घर में क्या करते हैं, इधर खाना बना लेते हैं, इतना अधिक बना लेते हैं और इसको व्यर्थ कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और मान्य भी हो जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष 6वां पॉइंट समय, ऊर्जा तथा कौशल। देखिए आहार योजना बनाते समय आप परिवार के उपलब्ध संसाधनों जैसे समय, ऊर्जा व कौशल का ध्यान रख सकते हैं। विविध व्यंजन होने पर भोजन की विस्तृत हो जाएगा, किंतु साधारण और पौष्टिक भोजन बनाकर आप सरलीकरण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कामकाजी माँ 3 से 4 व्यंजनों की अपेक्षा एक पोषक पुलाव बना सकती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो गृहिणी पर निर्भर करता है कि वो एक खाना बनाए या उसके जगह पर एक पोषक तत्व वाले अच्छा भोजन बना दे जिससे कि सारे चीज़ों की आवश्यकताएं पूरा
हो जाए। तो ये तो गृहिणी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मौसम के अनुसार उपलब्धता, कुछ खाद्य पदार्थ गर्मियों में, कुछ सर्दियों में उपलब्ध होते हैं। गैर मौसमी खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो सीजनल चीज़ें होती है बहुत सस्ती होती है और जो सीज़न के विपरीत होती है वो बहुत ही महंगे होते हैं। कहते हैं महंगे हमें नहीं लेना है, कम पोषक होते हैं क्यों, जबकि मौसमी खाद्य पदार्थ ताज़े होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, पोषक होते हैं और सस्ते भी होते हैं। इसलिए आहार योजना बनाते समय जहाँ तक संभव हो मौसमी खाद्य पदार्थ को भोजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो सीजनल चीज़ नहीं होते हैं वो महंगे भी होते हैं और आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। उसके पश्चात है धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, प्रथाएं एवं परंपराएं। कहते हैं संस्कृति कारक आहार योजना को प्रभावित सदैव करती है। उदाहरण के लिए यदि आप उत्तर भारत में हैं तो आप ज़्यादा गेहूं प्रयोग में लाएंगे, जबकि तटीय क्षेत्र के निवासी हैं तो ज़्यादा नारियल, मछली, चावल आदि खाएंगे। इसी प्रकार यदि आप दक्षिण भारतीय हैं तो आपका मुख्य आहार चावल ही होगा। आप परिवार में प्रचलित धार्मिक विचारों से भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको आहार में मांस नहीं होगा। कुछ लोग जो मांसाहारी होते हैं मंगलवार के दिन शाकाहारी भोजन लेना पसंद करते हैं। तो कहते हैं कुछ धार्मिक चीज़ें भी होती है जो आहार नियोजन को काफ़ी प्रभावित करती है और इससे काफ़ी इफेक्ट भी पड़ती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है रंग व रचना में विविधता। देखिए विभिन्न आहार योजनाओं को परीक्षण करें किसकी रचना में विविधता ज़्यादा रंग दिखाती है। यहाँ पर आहार योजना 1, आहार योजना 2 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है चपाती, चावल, अरहर दाल, कद्दू की सब्जी, दही, सलाद, मूली व प्याज। इधर दिया गया है चपाती, चावल, राजमा, तली भिंडी, गाजर का रायता, सलाद, पत्ता गोभी, खीरा, चुकंदर आदि, पापड़। तो इसमें आप देख सकते हो कि दोनों की आहार योजना कुछ हद तक एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें से जो है दूसरी आहार योजना बेहतर है क्योंकि इसमें रंग, रचना, स्वाद तथा बनाने की विधि भी विविधता भी है। ये कारक भोजन को अधिक आकर्षक व अधिक जो है सम्मोहक बनाते हैं और इसमें भोजन अधिक गृह बनाता है। देखिए आपने दोनों को देखा, दोनों बहुत हद तक सामान्य थे, लेकिन कुछ हद तक अगर आपने नोट किया होगा तो इसमें जो है दूसरा वाला जो है विकल्प बहुत ही अच्छा आहार योजना बनाया गया है। लेकिन पहला में जो है कुछ हद तक अच्छा है बट उतना अच्छा भी हम नहीं कह सकते हैं जो मोस्ट में आता है। तो दूसरा आहार योजना जो है काफ़ी हद तक उचित है। इसी तरह की आहार योजना हमें बनाने की आवश्यकता भी पड़ती है। उसके पश्चात है हमारे समय व्यक्तिगत पसंद और नापसंद। आपके द्वारा परोसा गया भोजन अलग अलग व्यक्तियों को पसंद और नापसंद के ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। किसी भी पोषक भोज्य पदार्थ को पूरी तरह से हटाने के बजाय उसके रूप को बदलना बेहतर माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि अगर परिवार के किसी सदस्य को दूध नापसंद है तो आप उसे दही, मिल्क शेक, पनीर, कस्टर्ड, खीर आदि के रूप में दूध दे सकते हैं। इसी तरह यदि कोई हरी सब्जी नहीं खाना पसंद करता है तो आप क्या विकल्प सुझाएंगे जिसे वो उपयुक्त मात्रा में लिया जा सके। हाँ, इसका विपरीत तरीकों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आटे में मिलाकर पराठे या पूड़ियाँ बनाया जाए, ठीक है। कॉटलेट या पकौड़े बनाए जा सकते हैं। इन्हें कोफ्ता, इडली या बड़ी आदि रूपों में भी बनाया जा सकता है। यानी जो व्यक्ति इन चीज़ों को उस रूप में पसंद नहीं करते हैं उस चीज़ों को दूसरा रूप में कन्वर्ट करके उनके दीजिए, जिससे क्या होगा, उनको सारे पोषक तत्व जो होगा उनको प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात है संतृप्त मूल्य आहार। देखिए आहार योजना बनाते समय आप इन प्रकार के भोजन का चयन करें जो कि आपको उपयुक्त तृप्ति प्रदान कर सकें, अन्यथा ज़्यादा ही भूख लगने लगती है जिसके कारण व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और कुशलता काफ़ी प्रभावित होती है। कहते हैं संतृप्त मूल्य भोजन को जो है पश्चात पेट भरने का एहसास होता है एक तरह से। यानी हम भोजन जो करते हैं संतृप्त होने के लिए करते हैं, तृप्त होने के लिए करते हैं, लेकिन कहते हैं इतना भी अधिक हम ना भोजन कर ले कि हम तृप्त से बाहर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, ये जो था हमारा पार्ट ये था। बाकी का जो है हम पार्ट बी में करेंगे जिसमें हम बहुत ही इसके बारे में खाद्य नियोजन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आप जो सदैव त्रिपाण स्टडी सेंटर को रिसर्च कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको जो है आगे बढ़ाइए। जितना ये आगे बढ़ेगा उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा करूंगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार
अगर मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से 53 सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप 53 लिखिएगा तो जो है वो 53 कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे 53 कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है 53 सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, 53 सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है 53 सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।